ये हमारी जो क्लास है समाजकारी के प्रश्न पत्रों पर मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ। आज अंतिम ये समय है जहाँ ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हो रहा है। आज टोटल पूरे क्वेश्चंस आपका यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 है। मैंने 67 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना। और पहला सवाल आज का है ये। और ये क्वेश्चन पेपर जो देख रहे हैं आप 20 जून 2023 का ये समाजकारी का प्रश्न पत्र है। अभी लास्ट टाइम में पूछा गया था। तो सवाल कहता है कि बाल अधिकार संबंधी संयुक्त अभिसमयन के अनुच्छेद के अंतर्गत जिक्र किया गया है कि विषय से संबंधित है। बताइए कौन सा अनुच्छेद एक जो है किससे संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68। जी फर्स्ट करें बालक के उत्तरजीविता के संबंध में बिल्कुल गलत जवाब है ये। और बालक के विकास संबंध में भी बालक के अधिकार बिल्कुल यहाँ। हाँ, बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमयन के अनुच्छेद 1 में आपसे जो जिक्र किया गया है वो बालक की आयु के संबंध में जिक्र किया गया है। 18 से कम आयु के सभी बच्चों को इस सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार होगा, इसके अंतर्गत इस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद जो 2 है वो बेसिकली आपको बताता है कि जाति धर्म योग्यता क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फिर आप किस प्रकार के परिवार से आते हैं, ये अनुच्छेद 2 आपको बताता है। अनुच्छेद 3 आपसे कहता है कि बालक से संबंधित सभी जो संगठन है प्रत्येक बच्चों के लिए वही करेंगे जो उसके लिए सर्वोत्तम होगा। अनुच्छेद जो 4 होता है वो सरकार का यह अधिकार है कि सभी बच्चों को उपलब्ध कराने होंगे, जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत आते हैं उसे उपलब्ध कराना होगा। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं जीने का अधिकार प्राप्त करने के संबंध में और अपने उत्तरजीविका के संबंध में, यह अनुच्छेद आपका 12 आता है। यह जो अनुच्छेद आपका है वो 4 आता है। बालक के अधिकार के सभी को उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में विकास के संबंध में ये आता है। और उसके बाद जीवन जीने का विकास करने का जो अधिकार आता है उसके अंतर्गत जो है बालक के अधिकारों से रिलेट कराया जाता है। ठीक है, तो कुल टोटल अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो कितने अनुच्छेद हैं, हालांकि बहुत सारे अनुच्छेद हैं, है ना। इसमें कई अनुच्छेद हैं और इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। कई भागों में डिवाइड किया गया है। अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए आप सभी लोग। बेसिकली ये जो सवाल है बच्चों के अधिकारों के संबंध में सवाल पूछा गया था। तो एक आता है बच्चों के अधिकार के संबंध में मार्गदर्शन का सिद्धांत। मार्गदर्शन का सिद्धांत इसमें जानते हैं क्या कहा गया। इसमें कहा गया सभी अधिकार हेतु सामान्य जरूरतें, जैसे अनुच्छेद 1 आएगा इसमें, अनुच्छेद 2 आएगा इसमें, अनुच्छेद 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। ये मार्गदर्शन के सिद्धांत में इतने अनुच्छेद आते हैं, 1 2 3 4 6 12। उसके बाद जीने और विकास करने का अधिकार होता है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो अनुच्छेद 7 आएगा, 9 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। अनुच्छेद 9 आएगा, अनुच्छेद 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 42 काफ़ी अधिकार है। ठीक है, तो ये अधिकार बेसिकली देखने को मिलते हैं जीने के विकास का अधिकार। एक आपका आता है तीसरा सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, और ये जो अधिकार है ये बेस्ड है सहभागिता के अधिकार पर, सहभागिता पर बेस्ड है। अनुच्छेद 19 32 36 35 11 3 3 इसमें कहाँ से आ जाएगा, 5 आएगा ना, 5 और 37, ठीक है, और 40
ये आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। और एक सहभागिता के अधिकार में सक्रिय अभिव्यक्ति की जो बात होती है, उसमें जो बचे आर्टिकल्स वो सारे आ जाते हैं, जितने भी आर्टिकल्स बचे हैं वो आर्टिकल्स आते हैं सहभागिता के अधिकार पे। सक्रिय अभिव्यक्ति, सक्रिय अभिव्यक्ति, बस ये आप ध्यान रखिएगा। 4 पॉइंट है, चारों का मैं जब क्लास आपको करवाऊंगा तो वहाँ पे आपसे नोट करवाऊंगा। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 69। आपको मैच करना है, जरा मैच करके बताइए 69 का सही जवाब क्या होना चाहिए। कि शून्य प्रकल्पना सत्य होती है लेकिन अस्वीकृत कर दी जाती है, तो बताइए इसका सही जवाब टाइप फर्स्ट एरर होगा, टाइप 1 होगा। देखिए मैंने अभी हाल ही में इसी में ही एक सवाल आया हुआ था, मुझे याद है कि मैंने बताया भी था आपको। सांख्यिकी एवं मानदंड के मध्य त्रुटि की जो सीमा होगी वह रिप्रेजेंट करेगा प्रतिचयन त्रुटि को। किसको? प्रतिचयन त्रुटि को। सैंपलिंग में त्रुटि आई है, कारण था सांख्यिकी। सांख्यिकी मैंने पढ़ाया भी, याद आ रहा होगा आप लोगों को, अभी हाल ही में कराया था। प्रतिचयन जो अवयव है मतलब तत्व है, उसकी वह सूची जिससे प्रतिदर्श का चयन किया गया है, जिसका चयन किया गया है, वह रिप्रेजेंट किसको करेगा? प्रतिचयन फ्रेम को, यानी ढांचा। और कोई उपकरण वास्तव में किस सीमा तक उस संकल्पना को निर्मित का मापन करता है जिसका मापन किया जाना उसका अपेक्षित होता है, तो वो वैधता ही होता है। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन बता दीजिए एक बार, करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आप कह रहे हैं यहाँ पर बी। बी होगा कि सी होगा? हाँ, थर्ड होगा ना? थर्ड, ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न ये है, आपको बताना है सामुदायिक संगठन में शामिल कौन कौन से हैं। बड़ा आसान सा सवाल। अच्छा देखिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अभी चल भी रही है, ध्यान दीजिएगा बस केवल। अब ये प्रश्न समझ लीजिएगा, आप लोग ने पढ़ रखा और इसको गलत मत करिएगा, है ना। पहले सोचिए, समुदाय की आवश्यकता और समस्याओं की पहचान होना चाहिए, यस या नो? होना, बिल्कुल होना चाहिए। सामुदायिक आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, यस या नो? कार्य करने के प्रति आत्मविश्वास और कार्य करने की इच्छा को विकसित करना चाहिए, यस या नो? यस। सामुदायिक आवश्यकता और समस्याओं से निपटने के लिए संसाधन होना चाहिए, यस या नो? यस। सहयोगात्मक और सहभागी एटीट्यूड का प्रचलन विकसित होना चाहिए, मतलब अभी एटीट्यूड भी विकसित करो और सहयोगिता भी विकसित करो, बिल्कुल होना चाहिए, यस। देखिए कम्युनिटी से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल हमारे सामने कहता है कि जाति केंद्रित निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है। बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ आपको बताना है सभी लोगों को। अच्छा, आपने समनर का नाम सुना है ना? समनर, समनर का अंतः समूह, बाह्य समूह नहीं सुना है? सुना होगा बिल्कुल। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होगी, समूहों के बीच में अंतःक्रिया होगी, बहुत लंबे काल तक होगा। सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत हम अनुसंधान के विषय को रखेंगे भी। तो ये पार्ट जो है आपको बता दूं, समूह के वर्गीकरण के अंतर्गत रिप्रेजेंट जो करता है समनर का, वो अंतः समूह रिप्रेजेंट करता है। समूहों का वर्गीकरण की क्लास में अभी मैंने कल ही जिक्र किया था,
मुझे याद है आज भी कि मैंने आपको ये बात ज़िक्र भी किया कि अंतर समूह और बाह्य समूह, जहाँ हम शब्द को संबोधित होता है, जहाँ हमारे कार्य हो रहे हैं, समूह की दृष्टि से बात करते हैं, तो शब्द जो है हमारे दृष्टिकोण है, हमारा उद्देश्य है, ऐसे शब्दों से समझा जाता है। ये हमारा परिवार है, हमारा साथी है, हमारा व्यवसाय है, हमारा गांव है, हमारी जाति है, हमारा मंदिर है, और सभी जो है अंतर समूह की ओर इशारा करते हैं। तो उनका कल्याण समूह के कल्याण से संबंधित है, तो भावना के कारण वे हमेशा अपने समूह के सदस्यों का पक्ष लेते रहते हैं, है ना। और यही बात एक फोकवेज आती है। तो ये प्रक्रिया फोकवेज वाली जो नृजाति केंद्रित होता है वो बेसिकली अंतः समूह में आता है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब जो होगा वो करेक्ट होगा बी ऑप्शन, है ना। नृजाति केंद्रित सुना है आप लोगों ने, बता सकते हो क्या है? देखिए, नृजातिता का मतलब होता है मैम कि सांस्कृतिक कारकों को संदर्भित करता है, जिसमें राष्ट्रीयता हो, क्षेत्रीय है संस्कृति। अब हमारी संस्कृति है, राष्ट्रीयता हो रही कि नहीं हो रही है, हमारी भाषा है, हमारा वंश है, हमारा क्षेत्र है, हमारा संस्कृति है। जहाँ नस्ल सामान्यता एक समूह की विशेषता को दर्शा रही हो ना, उसे नृजातिता कहते हैं। फिर से सुनिए, जहाँ नस्ल, मैं नोट कर दूं यहाँ पे, जहाँ नस्ल सामान्यता सामान्यता एक समूह की विशेषताओं को दर्शाती है, वही नृजातीयता कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अपना समूह या सांस्कृतिक दूसरों से बेहतर समझा जाता है। अपना समूह है, दूसरों से बेहतर समझा रहे हो, तो नृजातीयता आ गई। ठीक है, अब भूलिएगा मत। ऑप्शन सही यहाँ पर कौन सा जाएगा? 71 का सेकंड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, सब्जेक्टिव डिज़ाइन अभी हम लोग बात नहीं किए हैं इसके बारे में। रिसर्च, देखो रिसर्च हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने अभी तो केवल पढ़ा है रिसर्च थोड़ा सा, क्योंकि जो पूछा गया था उत्तराखंड में वही हमने दिखा है। इसका थोड़ा सा डीप करेंगे हम लोग। देखिए, इसका कथन जो है प्रश्न कह रहा है सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन से संबंधित सही कौन सा है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन भी देखिएगा, ए बी सी है, ए सी डी है, बी डी ई, ऐसे भी ऑप्शनों को भी देख लिया करो। और यहाँ पे कूट देखो तो कई है। अब आप विचार कर सकते हो कि सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या हो सकता है। देखिए, अभिकल्प अनिवार्यता अर्ध प्रायोगिक अभिकल्प होता है, और ये बात करेक्ट है, यस होगा पहली बात। ये आपका करेक्ट होगा, यानी थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कट गया। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं वहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन अभिकल्पों में विश्लेषण की इकाई एक नहीं बल्कि अनेक होती है। एक नहीं बल्कि अनेक होती है, और ये कहना उचित नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया आपका। तो जहाँ पर बी हो उसको काट दीजिए, जहाँ पर बी हो उसे काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब बताइए निकल के आ गया, यहीं पर ए सी डी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अभिकल्प में आश्रित चर के बराबर मापन का उपयोग होता है, बात सही है। फिर इन अभिकल्पों में टाइम सीरीज जो है विश्लेषण तकनीकी का उपयोग भी होता है, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन इस अभिकल्प स्वतंत्र चरों पर प्रभाव का मापन करता है, स्वतंत्र नहीं होता, आश्रित चरों का मापन करता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सी डी, और ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका करेक्ट है। अगला सवाल, आधारित सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी ना के गुणात्मक विश्लेषण की द्वितीय अवस्था, जिसमें विषयों और श्रेणी के मध्य संबंध प्रस्तावित होते हैं, उसे डैश कहा जाता है। बड़ा इजी सा सवाल है, और इसे हम लोग बोलते क्या हैं? आधारित सिद्धांत या ग्राउंडेड थ्योरी, है ना। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी जानते हो क्या है? एक प्रकार की व्यवस्थित कार्य प्रणाली है। क्या है? व्यवस्थित कार्य प्रणाली है, जिसे बड़े पैमाने पर किया जाता है।
जिसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा इसे गुणात्मक शोध में लागू करते हैं। कहाँ पे लागू करते हैं इसे विद्वान? गुणात्मक शोध में लागू करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ लागू होती है बताइए? ग्राउंडेड थ्योरी भाई बोलिए, बोला करो। हाँ। कार्यप्रणाली में डेटा का संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है? परिकल्पना होता है। क्या रहता है? परिकल्पना की जाती है और सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। और क्या किया जाता है? सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। किसके माध्यम से? कार्यप्रणाली में डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा का विश्लेषित कर दिया और फिर आपने परिकल्पना और सिद्धांतों का निर्माण कर दिया। इसी थ्योरी में एक आपको ध्यान रखिएगा, आगमनात्मक तर्कना यूज होता है। क्या यूज होता है? आगमनात्मक तर्कना का प्रयोग होता है। देखिए कॉन्सेप्ट इजी है, सारा इजी है, आप इजीली तरीके से इसको क्वेश्चन को कर भी सकते हैं आप सभी लोग, है ना। ग्राउंडेड थ्योरी। और जो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पद्धति में, अगर हम पारस्परिक वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं तो वो काल्पनिक होता है। तो जब काल्पनिक होगा वो चीज़ें तो निगमात्मक मॉडल पर आधारित हो जाएगा, है ना, काल्पनिक वाली प्रक्रिया में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ग्राउंडेड थ्योरी पद्धतियों को दो समाजशास्त्रियों ने डेवलप किया। एक विद्वान का नाम था बर्नी ग्लेसर। क्या नाम था? बर्नी ग्लेसर। दूसरे विद्वान के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग तो एंसलम स्ट्रॉस इसने इसका प्रतिपादन किया। दो विद्वानों ने, समाजशास्त्री विद्वान थे, इन दोनों ने प्रतिपादित किया। बात करते हैं अगर हम लोग तो ग्लेसर और स्ट्रॉस की जो किताब थी सन 1967 में आई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब एक किताब आई थी 1967 में, 1967 में एक किताब आई। उस किताब का नाम था द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है। और इस किताब के नाम के जो जनक हैं उनका नाम है ग्लेसर एंड स्ट्रॉस। ठीक है, स्ट्रॉस। इन्होंने इस किताब को बारे में बताया। अगर बात करें तो इन्होंने ही निरंतर तुलनात्मक विधि भी दिया है। क्या दिया है? निरंतर तुलनात्मक विधि भी दिया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बता दीजिए एक बार भाई। नहीं स्पष्ट होता है बता दिया। अब यह सवाल किस पर आधारित है? यह सवाल किस पर आधारित है? तो अक्षीय कूट लेखन पर आधारित है। अक्षीय कूट लेखन पर आधारित है। सवाल है गुणात्मक विश्लेषण द्वितीयक अवस्था विषयों पर श्रेणी में मध्य प्रस्तावित होता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। 3 अवस्था है, उनके बारे में भी जान लीजिए। कहीं कहीं इसको 3 उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है और ये बात डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी में कही गई है। पहला था उचित ठहराने के लिए तर्क प्रदान करना। तर्क प्रदान करना। दूसरा जो था आधारभूत के लिए तर्क प्रदान करने के बाद अक्षीय प्रक्रिया पे जिक्र करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अक्षीय कूट लेखन है। अच्छी प्रतिक्रिया कह लीजिए या कूट लेखन कह लीजिए, प्रतिक्रिया या कूट लेखन कह लीजिए। तीसरा जो भूमिका थी गुणात्मक अनुसंधान को वैध बनाना। क्या बनाना? गुणात्मक शोध को वैलिड कराना, यानी एक प्रकार से वैध बनाना। ठीक है, ये 3 बेसिकली अवस्था कह लीजिए या आप कह लीजिए इसकी उद्देश्य। ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं ANASW की आचार्य संहिता का भाग। देखिए आचार्य संहिता लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से गया है। ठीक है, आचार संहिता में भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आचार संहिता में अगर हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन वाला, तो प्रक्रिया कब आती है? 1920 आती है।
अमेरिकन वाली कब आती है? 1960 आती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें अधिसूचना सहमति को क्या सम्मिलित नहीं करेगा? अच्छा, प्रश्न है नहीं करेगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक संगठनों द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा बनाया जाता है, ये व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। अब प्रश्न पूछा कि अधिसूचना सहमति में क्या शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो ये है, ध्यान रखो कि ये सहभागिता की प्रकृति और विस्तार की अवधि पर बात होगी, ये बात करता है आचार संहिता। उत्तरदाता को ऐच्छिक और लिखित सहमति भी देता है, ये भी होता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, दोनों चीज़ें शामिल है। सहभागिता के जोखिम और लाभों के प्रकटन में भी बात होती है, लेकिन शोध अध्ययन की प्रकृति, विस्तार और अवधि ये निर्धारित नहीं करता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सहभागिता की, किसकी? पार्टिसिपेशन की, तो वो होता है, लेकिन शोध अध्ययन की प्रकृति ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन केवल और केवल जो जाएगा वो 4 ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन जो जाएगा वो 4 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में परामर्श का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें परामर्शदाता की संख्या सबसे कम होती है? बड़ा आसान सा सवाल है, आपके सामने दिया गया है, बता दीजिए आप लोग। भारत में परामर्श का आज परामर्श मतलब काउंसलिंग, काउंसलिंग से 10 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं एम्स मेडिकल सोशल वर्क से संबंध में, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ से आपको निकल के आ सकती हैं। बहुत ईजी सा सवाल है, ज़रा बताइए। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शोक संतृप्त परामर्श। ठीक है, शोक संतृप्त परामर्श। अच्छा, ये क्या होता है? जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। देखिए, शोक संतृप्त को जब परामर्श होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, शोक संतृप्त व्यक्ति, व्यक्ति वह होता है, व्यक्ति वह होता है, वह होता है जिसके कोई, जिसके कोई रिश्तेदार या करीबी, या करीबी दोस्त की हाल ही में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई हो। तो बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं उसकी, जैसे सिंपल से उदाहरण, जैसे माता पिता या अन्य शोक संतृप्त परिवारों के साथ मिलकर सैनिकों को बाहर निकालने की मांग किया जाए तो भी प्रतिक्रिया शोक संतृप्त की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है कि या हानि एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं, है कि नहीं? और शोक संतृप्त व्यक्ति वह होता है जिसके कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त की हाल ही में मृत्यु हो गई हो, है ना? तो ऐसी प्रक्रिया में हम क्या कहते हैं इसको, कि एक जटिल दुख का संकेत दर्शा रहा है, जटिल दुख का संकेत और जब एक शोक संतृप्त परिवार के साथ संवाद करते समय हमें, मैं आपके साथ हूँ, यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बात को कहकर आप उससे बात करिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने एक प्रकार से उसकी सहानुभूति, तदानुभूति, संवेदनाएं तीनों को इन्वॉल्व कर दिया। आप कहते भी हो, आपने गए भी होंगे, अगर कोई व्यक्ति दुखी होता तो आप यही कहते हो ना कि आप डोंट वेरी, निश्चिंत रहिए, आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा समय के अनुसार, है ना? आप यही बोलते हैं। तो वही प्रक्रिया है काउंसलिंग में भी। तो आप जब भी काम करेंगे, कोई व्यक्ति अगर आता है तो आपको ये बोलना है कि प्रॉब्लम, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। तो भारत में परामर्श वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें परामर्शदाता की संख्या सबसे कम है? बेसिकली यही एरिया है जो बहुत कम है, इसमें बहुत कम लोग हैं। बाकी तो विद्यालय हुआ, परिवार हुआ और विवाह हुआ, HIV एड्स हुआ, इसमें काउंसलर की बहुत सारी भूमिका, बहुत सारे लोग हैं। वैकेंसी निकाले देखो, और ये निकलती भी नहीं है ना? ठीक है, आपने देखा भी होगा, बहुत कम, है ना? मैं तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे ने देखा भी होगा, बहुत कम बच्चों को पता होगा ये सब चीज़ें, है ना? दुख को बेसिकली 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। दुख को कितने चरण बताए गए हैं? 5 चरण बताए गए। शोक संतृप्त में कौन कौन से हैं? एक इनकार है, दूसरा आपका क्रोध है, तीसरा आपका समझौता है, चौथा आपका अवसाद है, पांचवा आपका स्वीकृति है, स्वीकृति है। 5 चरण बताए गए हैं दुख के। ठीक है, याद रखिएगा। इनकार बेसिकली रक्षा तंत्र है एक प्रकार का। क्रोध कभी कभी दर्द का दूसरा रूप ले लेता है ना? तो रॉस ने ये बात कहा था कि हानि से होने वाले दर्द को अक्सर
पुनः निर्देशित किया जा सकता है। तो और क्रोध के रूप में व्यक्त भी होता है वो। समझौता क्या होता है? दुख का एक चरण है जो तीव्र दर्द की स्थिति में आशा बनाए रखने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं समझौता। अवसाद क्या है? अवसाद को विभिन्न तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। इसके बारे में जाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है और ना ही इसे दूर करने का कोई समय सीमा है अवसाद की। ठीक है, स्वीकृति आपको पता है, जो जिस रूप में उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। आप अपने द्वारा अनुभव की गई हानि को कैसे स्वीकार करते हैं, आप अपने साथ कैसे रहना सीखते हैं और आप अपने जीवन को उसके अनुसार कैसे समायोजित करते हैं, वही प्रक्रिया स्वीकृति कहलाती है ना। तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है प्रश्न? बता दीजिए एक बार। ओके, आगे बात करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कौन सा नंबर का सवाल आ गया? ये समाज कार्यकर्ताओं द्वारा, बता दीजिए। क्वेश्चन नहीं बताओगे तो हम देख लेते भाई। 76, 76 है। 76 नंबर का सवाल आ गया और कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का अध्ययन किए जाने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बहुत आसान सा सवाल है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मैंने यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया है 19वीं शताब्दी के दौरान में। पहला पॉइंट, इन आंदोलनों का अधिष्ठान भारतीय समाज था। पहला पॉइंट कह रहा है और ये बात सत्य भी है। अभी मैं आपको बताता हूँ अधिष्ठान क्या है। अधिष्ठान का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, आधार। तो इन आंदोलनों का आधार भारतीय समाज था। भारतीय, अच्छा सवाल भी खुद कह रहा है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है। तो भाई अधिष्ठान का मतलब आधार होता है, रहने का स्थान बोलते हैं उसको। ठीक है, और इन आंदोलनों के केंद्र में सामाजिक बुराई थी। बात ठीक लग रही है भाई? बिल्कुल सही है। जब स्थापित सांस्कृतिक प्रचलनों की चुनौती दी जाती है, तब ऐसे आंदोलन समाज की अनुक्रिया समझने में मदद भी करते हैं। चलो ये भी बात सही है। ऐसे आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को समझने में हमारी सहायता भी करते हैं। अच्छा ये भी सही, तो सब सही है भाई। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, डी वाला क्या कह रहा है? ए बी सी डी ओनली, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न सब सरल हैं, प्रश्न केवल पढ़ना होता है और वो ऐसे पढ़िए कि उन कॉन्सेप्ट को किसी दूसरी चीज़ से भी रिलेट करते रहिए साथ साथ, तभी वो चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल आ गया। अब यहाँ ये फैक्ट वाला सवाल है, ये फैक्ट वाला सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, देखिए विभिन्न नगरों में विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसे आपको सही आरोही क्रम में दर्शाना है, प्रथम से लेकर अंतिम के रूप में। अब देखो यहाँ तक इतना सरल बना दिया ये कि आरोही होता है, एक अवरोही होता है। तो आरोही क्रम करिए कि भाई प्रथम से लेकर अंतिम की तरफ बढ़ना, आप लोग ये बोल भी रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ जो मैस्को आप देख रहे हैं ये 1975 में हुआ था। कोपेनहेग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1980 में हुआ था। नैरोबी की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो 1985 में हुआ था। बीजिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपका 1995 में हुआ था, 1955 में हुआ था। ठीक है, तो अब आप क्रम में लगा दीजिए फटाफट। कौन सा आएगा पहला? ऑप्शन बताइए जल्दी से, लगाइए ऑप्शन। पहले तो डी आएगा, डी आएगा और पहले डी आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 है सर। नौरोबी 85 है ना? कहाँ है? 85 है। अच्छा, ये तो 85 है नौरोबी। कौन सा? बी की डी ना? डी फॉर डी, फोर्थ वाला ऑप्शन है ना? हाँ, बी कहाँ से होगा भाई? नहीं समझ पा रहे हो क्या? भाई आप लोगों को पूरा बढ़िया से लिखना पड़ता है। बीजिंग का आपका आ जाएगा 1995, 995। नरोबी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1985। कोपेनहेग की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1980। मैक्सिको की बात करते हैं, मैक्सिको की, तो 1975। अब लगाइए। अरे यहाँ से चलिए ना भाई, 75, 80, 85, 95, नीचे से ऊपर बढ़िए, डी सी बी। क्या बात है, एक आसान सा सवाल बताने के बावजूद भी आप लोग इतना सारा खिचड़ी बना देते हो। आगे बात चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिशुद्ध अवबोधन के लिए अवरोध के रूप में है ना? अवरोध के
रूप में है वो चीज़ आपको बताना है, परिशुद्ध अवबोधन। सवाल आपको समझना होगा, ध्यान रखिए। अवबोधन का अर्थ बताना है ना, ज्ञान। दमन, अच्छा, दमन। यहाँ आप लोग अगर दमन कह रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं, यहाँ बेसिकली प्रेक्षण होगा। यहाँ क्या होगा, प्रक्षेप। प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से बिखराव, हम बिखराव को क्या बोल सकते हैं, बिखराव। बिखराव, बिखराव जो शब्द है वो प्रक्षेप है। इसी को इंग्लिश में प्रोजेक्शन भी कहा जाता है ना, प्रोजेक्शन। प्रक्षेप बेसिकली अगर हम बात करें, कई परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है प्रक्षेप को, ठीक है। तो आगे की ओर जोर से फेंकना भी एक प्रकार से प्रक्षेप होता है। कार्य को परिशुद्ध ज्ञान के लिए अवरोध के रूप में अगर जानने की बात करते हैं तो वो प्रक्षेप ही होता है, ठीक है। तो प्रक्षेप कई रूप में होता है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो ग्लोब के जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके जाल को प्रकाश डालकर प्राप्त की गई जो छाया होती है उसको भी प्रक्षेप कहा जाता है ना। तो कई परिप्रेक्ष्य में प्रक्षेप होते हैं, लेकिन हमें सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य शब्दों से समझना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ज्ञान को रिलेट कराइए कि परिशुद्ध ज्ञान के लिए अवरोध के रूप में जाना जा सकता है, तो वो प्रक्षेप होता है, बिखराव होता है, अलगाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पर पहला सही है। मूल प्रवृत्ति एक शब्द दिया गया, मूल प्रवृत्ति तो मैकडुगल की है, जहाँ पे घृणा, प्रेम, संवेदना वगैरह को रिलेट कराता है मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। 79 आपके सामने सवाल है और ये दिया गया है, अगर हम बात करें पुस्तक प्लस में राइटर के नाम, पुस्तक प्लस में राइटर के नाम दिए गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है आपसे, कहता है कि विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन, आप किसकी किताब को दर्शाना उचित समझेंगे, मैरी, मैरी ओल्ड सनक्रॉफ्ट का नाम। बेसिकली ये जो महिलाओं के अधिकार की पुष्टि करता है बेसिकली, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स की बात करता है ये किताब, जहां महिलाओं के अधिकार का एक संकेत माना जाता है। राजनीतिक और नैतिक विषयों पर सख्ती के साथ ब्रिटिश दार्शनिक और महिला अधिकारों के वकील मैरी, ये वकील हैं, इनका क्या नाम है अगर हम बात करते हैं तो मैरी ओल्टसन क्रॉफ्ट का नाम है, ये वकील हैं। इनके द्वारा लिखित नारीवादी दर्शन की शुरुआत कार्यों में से एक माना जाता है। सन 1792 की बात है, 1792 की बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79, अगेन हो सकता है ये रिपीट हो जाए दिसंबर 2023 में, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, द कॉमन सेंस, जी नहीं, थॉमस पाइन, थॉमस पाइन, थॉमस पाइन, द कॉमन सेंस थॉमस पाइन के नाम आता है। और थॉमस पाइन ने अपने समय के समय सबसे पहले प्रभावशाली लेखक और सुधारकों में से माने जाते हैं। इनको थॉमस पेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अमेरिकी और फ्रांसीस दोनों क्रांतियों में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो उनमें। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था 10 जनवरी 1776 का, ये कॉन्सेप्ट था इनका, 10 जनवरी 1776 का ये कॉन्सेप्ट था। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिलेट कराते हैं जिम इन्फे, और जिम इन्फे का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 2001 का है, 2001 का है। और जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में तो इनका जो कॉन्सेप्ट आता है डी बेथिम का नाम आता है, और डी बेथिम ने सन 1999 में इसके बारे में जिक्र किया था, 1999 में, ठीक है। तो ये आप वर्ष, अच्छा इसमें वर्ष नहीं दिया था, इसमें मैच करना था केवल, जरा बताइए कैसे मैच करेंगे, ऑप्शन बताइए। थर्ड, थर्ड लगा भाई, पहले का तीसरा, पहले का गया तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया, पहले का तीसरा है इसलिए मैं 3 एक लगाई, ये 3 है ही है, थर्ड, ऑप्शन थर्ड सही है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने है और ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है लिबर्टी का क्या मतलब है भाई,
बड़ा अच्छा सवाल है। लिबर्टी का अर्थ आपसे पूछिए। अच्छा, मैंने इसको नोट भी करवाया, संविधान वाला टॉपिक आने वाला है, जल्द ही आप लोगों की क्लास चलेगी उसके बारे में भी, ठीक है। तो जरा बताइए एक बार आप लोग, स्वतंत्रता का अर्थ क्या? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का मतलब, जब हम पूछते हैं, हाँ आप लोग सभी लोग बता रहे हो, सभी करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो विचार और स्वतंत्रता शामिल है, ये बात करेक्ट है। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बात करेक्ट है। तीसरा, मान्यता और आस्था की स्वतंत्रता भी बात करेक्ट है। पूजा की स्वतंत्रता करेक्ट है, लेकिन डी गलत है। आजीविका की स्वतंत्रता क्या है भाई? प्रस्तावना में ऐसा कोई बात कही गई है क्या? तो सारे कैसे सही कह सकते हो आप लोग? अच्छा, ऑप्शन में भी तो सारे कहीं नहीं दिया है, तो फिर क्यों सारे बता रहे थे आप लोग? ऑप्शन मतलब देख लो, तुक्का अगर मारते भी हो तो बिना ऑप्शन देखे ही तुक्का मार देते हो। शाबाश। यही अगर आप काम कर गए ना दिसंबर में भी तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, है ना। तो थोड़ा ढंग से काम करो। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, है ना। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। समूह विकास के चरणों को आरोही, देखो यहाँ तो अवरोही आज आ ही नहीं रहा, केवल आरोही आरोही आ रहा है। 3 सवाल आरोही क्रम में ही दर्शाने के लिए बोल दिया। जरा बताइए, समूह के विकास का चरण, अभी अभी हमने चरणों पर बात किया है, अगर आपको पता होगा तो आप कर सकते हो। पहले आत्मीयता, पहले आपका होगा संबद्धता पूर्व, पहले आपका संबद्धता पूर्व होगा, पहले डी देख लीजिए, या तो आपका थर्ड होगा या तो आपका 4 होगा, इनमें से कोई एक होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद शक्ति और नियंत्रण होगा, डी और ई होगा, डी और ई ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो पहला आपका डी और ई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका ए आएगा, आत्मीयता आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका विभेदीकरण आ जाएगा, ठीक है। और सी आपका लास्ट में हो जाता है, पृथकीकरण हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, समूह विकास के चरणों में इसी को दर्शाया जाता है आरोही क्रम में, ठीक है। मैं आरोही क्रम में दर्शाना था, इसलिए ऑप्शन जो जाएगा आपका 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आ गया 82। किसी कार्य को संधारणीय होने के लिए उसे कैसा होना चाहिए? अच्छा जी, देखिए, जो समझ में ना आए उसके इंग्लिश देख लीजिए। फॉर एनी प्रैक्टिस टू बी सस्टेनेबल इट शुड, यानी संधारणीय होने के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसडीजी का सवाल लग रहा है मेरे को, लग क्या रहा है ही, है ना। सवाल आपके सामने एसडीजी का है ही। तो जरा जवाब बताइए कि क्या आप पर्यावरण पर उसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है? आप एसडीजी में होने वाला मतलब होने के लिए उसे कैसा होना चाहिए, तो क्या पर्यावरण पर जो न्यूनतम प्रभाव पड़ता है ये होना चाहिए, यस या नो? इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट बिल्कुल होना चाहिए, और आपको बता दूं मैं, ये पॉइंट आपका करेक्ट है, पहला वाला। फिर आपका दूसरा कहता है कि आत्मोत्तर जीविका के लिए लाभप्रद और व्यवहारिक होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा हिंदी टफ दे रखा है, बट आसान सा सवाल है, केवल मीनिंग को समझिए और जवाब। तो ये भी आपका करेक्ट है। इसके परिणाम होने चाहिए और इसका परिणामीकरण नहीं हो सकता है, ये सी वाला। ये कहाँ से होगा सही? ये तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। और इसमें सामाजिक रूप से स्वीकार प्रविधियों का प्रचलन होना चाहिए, ये भी सही है। तो ए बी, देखो किसी में है ए बी डी, ए बी डी ऑप्शन नंबर सेकंड है, 2 में बी आपका करेक्ट है ना। सवाल अच्छा है, केवल शब्दों का इसमें हेर फेर किया है बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल। भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष? भाई ये सबको पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको नहीं पता हो, बता सकता है, डे और मंथ के साथ बता सकता है बच्चा। बताइए, सामुदायिक विकास योजना, अच्छा, मतलब सामुदायिक विकास योजना, अच्छा, किसी बच्चे ने 1948 भी जवाब दे दिया है। भाई, ग्रामीण विकास का सर्वांगीण विकास करना और ग्रामीण समुदाय की प्रगति को लेकर बातचीत करना, सामुदायिक विकास एक योजना बनाई गई है। और ये पता होना चाहिए 2 अक्टूबर सन 19। और ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड सही है भाई। कहाँ से 48 आ जाएगा? 48 अभी आप लोगों ने लग रहा फिरका वगैरह सोच रहे हो क्या, मर्टंडम योजना वगैरह सोच रहे हो क्या? यहाँ पर भी गलत है, वो योजना है ही नहीं पहली बात। ये सामुदायिक विकास योजना के संबंध में सवाल है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। 84 देखिए सवाल आपके सामने। 84
मनोविज्ञान के विकास क्रम में आपको दर्शाना है कि प्रमुख उल्लेखनीय घटनाओं को नीचे दिए गए हैं। पूर्वोत्तम के अद्यतन घटनाओं को क्रमवार में व्यवस्थित करना है। अरे भाई ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया। देखो फ्राइडियन तो बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं 1923 का है, जर्मनी का गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक। क्वेश्चन नंबर 84, जॉन डेवी का प्रकारवाद। वर्ष पूछा है क्या इसमें, क्रमवार में दर्शाओ, घटना के स्वरूप में दर्शाओ। विकास को प्रमुख उल्लेख घटनाओं को नीचे दिया गया है। पूर्वोत्तम से घटनाओं को क्रमवार में। अच्छा वर्ष इसमें नहीं पूछा गया है ना। जिक्र ये किया गया है कि सबसे पहले जो उससे पहले आया था, फिर उसके बाद कौन सी प्रक्रियाएं घटी, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया घटी है, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई है मनोविज्ञान में इस तरीके का सवाल है। तो सबसे पहले देखो जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग को लेकर प्रकारवाद का प्रतिपादन किया था, और ऑप्शन नंबर डी आपका पहला सही है। डी या तो या दूसरा होगा या तो चौथा होगा, आप यहाँ पे काट दीजिए, पहले और तीसरे को एलिमेंट कर दीजिए, ठीक है, या तो दूसरा या तो पहला, चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का विकास होगा, और आपका यहाँ पे बी यानी डी के बाद बी होगा। तो डी और बी देख सकते हो आपका। अच्छा भाई सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जिक्र होता है हमारे सामने जर्मनी के गेस्टाल्ट एक विद्वान है, गेस्टाल्ट थेरेपी भी दिया था, उसका जन्म हुआ, और यहाँ पर फिर आपका करेक्ट हो जाएगा गेस्टाल्ट थेरेपी। फिर उसके बाद आप अच्छा अब यहीं पे क्लियर हो गया, ऑप्शन आपका जो जाएगा वो बी वाला आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ पे गलत हो गया, बी आपका करेक्ट होगा। लास्ट में जो हो जाएगा वो जेबी वाटसन का बिहेवियर आ जाएगा आपका, जेबी वाटसन का बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म अगर आपसे पूछा जाता है तो बेसिकली सन 1912 का प्रक्रिया होती है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कि समग्रता, समग्र रूप से सीखना है ना, बल्कि पूर्ण रूप से सिखाया जाता है, तो वो बताता है। तो ये 1912 का जिक्र होता है, ठीक है। और जेबी वाटसन की बात करते हैं तो ये अभी हाल ही की बात है, जेबी वाटसन की प्रक्रिया में, ठीक है। बिहेवियर पर बात किया था मैंने बताया, उसके बाद बी एफ स्किनर आए, ठीक है, 1913 के आसपास आए। तो 1913 ही बेसिकली उसी समय जेबी वाटसन की भी जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सी वाला जो है आपका लास्ट में होगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कोई वर्ष नहीं था, परंतु ये सवाल आप वर्ष से सोचते तभी आता है ना। घटना तो थी लेकिन वर्ष के साथ सोचते तभी आपका ये सवाल जो है करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन टफ थोड़ा था है ना, थोड़ा सा टफ था बस, और कुछ नहीं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार को प्रदत्त करता है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल, अगेन एक सवाल आ गया है आपके सामने, और मैं आपसे कहूँगा कि आप थर्ड को लगाइए, 29-30 वाला जो है ना, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के बारे में बात किया गया है कि नहीं, बात सही है कि नहीं बताइए। समता वाला तो आपको मालूम है 14 सप्ताह आ जाता है कि नहीं, 32 अनौपचारिकता का हो जाता है, तो 29-30 बचा क्या, सांस्कृतिक और शैक्षिक ही बचा, करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर थर्ड बोलिए। संविधान में ये सब पढ़ेंगे आप, निश्चिंत रहिए। आप जो सवाल अभी आपको नहीं आ रहे इसका मतलब ये आगे का यूनिट है जो अभी आपका नहीं हुआ वो आपको हो जाएगा कवर। जैसे अभी आजकल जो हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिटी सवाल आता है, समूह से कार्य आता है, केस वर्क से सवाल आता है, तो आप इजीली कर लेते हो। वो समय आएगा जिस समय आप समाज कल्याण से संबंधित यहाँ पे जो सवाल दिया गया है ये प्रमुखता संबंधित है, वैसे आप कर लोगे। बताइए जरा एक बार, यहाँ पे समाज कल्याण प्रशासन में निम्नलिखित में से प्रमुखता संबंधित है किससे, प्रमुखता किससे संबंधित है। समाज कल्याण सेवा की आपूर्ति से है, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल हमारे सामने बहुत ही आसान सा सवाल, सभी को पता होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया गया है। मैंने आपको नोट करवाया अभी हाल ही में, बताइए 2007। थोड़ा सा कभी कभी नोट्स देख लिया भी करो, उसको क्या करोगे नोट्स बना के, देखते नहीं हो क्या आप लोग। अभी लिखवाया है मैंने, मुझे याद है, स्वैच्छिक क्षेत्र से राष्ट्रीय नीति, फिर महिलाओं की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मैंने नोट करवाया है आप लोगों को, उसकी भी पॉलिसीज नोट करवाई हैं, ठीक है। युवा की नीति, फिर वृद्धा व्यक्तियों की नीति और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सब उसको देखना ज़रूर है आप लोगों को। ऑप्शन सही जाएगा आपका 2007। स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय नीति को जो स्वीकार किया गया वह वर्ष था आपका 2007, लेकिन 2001 मत सोचिएगा,
2001 जरा बता दीजिए। अच्छा क्या है, मतलब ये भी नहीं पता 2001 का? अरे भाई, सशक्तिकरण की नीति कब आई थी? अरे क्या, चलो अच्छा, आगे देखते हैं। 88, पढ़ो, दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। ये सवाल देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है और उद्देश्य और क्षेत्र क्या है? ISO। अच्छा, ये बेसिकली मैं जल्द अभी करवाए नहीं, इसको करवाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा आप सभी लोग। तो जो ISO 9000 से लेकर 2015 वाली प्रक्रिया है, ये बेसिकली गुणात्मकता प्रबंधन, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। और ए का 4 किसी में है? ए का 4, अच्छा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं, 14001 से लेकर 2015 के बीच में, 14001 से लेकर अगर बात, तो ये आपका 3 हो जाएगा, पर्यावरणीय से हो जाएगा, है ना, इन्वायरमेंट। ठीक है, 5 लाख 1 को अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट हो जाएगा ऊर्जा प्रबंधन तंत्र में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 4,05,001 में, तो ये व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक में आ जाता है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 ही करेक्ट है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ISO क्या होता है। इसकी वीडियोस भी मेरे पास है, पहले मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में, है ना, जितना है सब पढ़ा रखा है, पहले सबकी वीडियोस पढ़ी है मेरे पास, है ना। USA की बताइए, किस नगर में सन 1877 में दान संगठन समिति की स्थापना हुई? बड़ा आसान सा सवाल, USA में है, तो कहाँ, शिकागो? हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया किया आपने, बता दिया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल बताइए। स्वदेशीकरण, देखिए, बहुत बच्चे होते हैं स्वदेशी को विदेशी समझ जाते हैं, है ना। तो बताना है, स्वदेशीकरण एवं जागरूकता का तर्क है, कथन कह रहा है, और उधार स्वरूप आयु जो है आयतित चेतना को अस्वीकार करता है तथा स्वदेशी दृष्टि से आवश्यकता पर बल देता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? समझ में आया ये है क्या चीज़? बस ऐसे ही ऊपर से निकल गया, बताइए। ऊपर से निकल गया तो बता भी दिया करो ना, ऊपर से निकल गया। अब समझो फिर, इसका मतलब ये था, सिंपल सा सवाल था। देखो, स्वदेशी का मतलब मैंने भी हाल ही में आप लोगों से बताया भी था, स्वदेशी का अर्थ क्या होता है ना। जिक्र में क्या था कि अपने देश की बात हो रही है आप लोगों से, है ना। सही मायने में अगर बात किया जाए तो अपने देश को निर्मित करने के संबंध में, तो कह रहा है कि जागरूकता का, यानी अवेयरनेस का तर्क है। देखिए, सवाल आने का जो तरीका है, यही तरीका है, सवाल बनाया ही जाता है ऐसा कि आपको आए। अब सोचो, अपने देश का या अपने देश का निर्मित के संबंध में कहा, और ये भी बोला कि जागरूकता में तर्क दे रहा है क्या, कि यह उधार आयतित चेतना। ठीक है, अच्छा देखो, चेतना से आपको रिलेट होना चाहिए, तो आयतित चेतना, यहाँ अगर जिक्र करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये कोई नहीं कि कोई एक एंगल वगैरह बनाया गया है, आयत का, वर्ग का, स्क्वायर का, मतलब एक सोचने की प्रक्रिया बता रही है। और उस चेतना में, जागरूकता, जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम क्या कर रहे हैं, चेतना को या जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, तर्क के, देखो ये बात तर्क की है। ठीक है, उधार के स्वरूप में आपने कोई बात को लेकर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, परंतु उस चीज़ को आप अस्वीकार कर रहे हैं। हो सकता है कोई टारगेट हो, कोई गोल हो सकता है शरणार्थी का। फिर कह रहा है, और स्वदेशी दृष्टि से यह आवश्यकता पर बल देता है। और फिर वही बात जो है, अगर हम जब जिक्र करते हैं अपने देश के निर्माण के संबंध पे, उस पर जब हम बात करते हैं तो आवश्यकता की बात पर, तो वो पॉइंट जो है उस पर बल देता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब इस तरीके की कोई प्रक्रिया आप सोच रहे हैं, क्योंकि प्रश्न खुद सत्य कह दिया कि इस दृष्टि से आवश्यकता पर बल देता है, नीड पर बल देता है, अगर आप ऐसा काम करोगे तो, अगर आपने आयतित चेतना को अस्वीकार करेंगे, तब आपसे प्रश्न कहता है कि आवश्यकता पर वो बल देगा, नीड पर। और बताइए, कभी जब नीड ऑप्शन में लिखा रहे और किसी की नीड को आप फुलफिल कर रहे हो, तो वो ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। इसलिए मैं कहूँगा कथन आपका सत्य है, गलत हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, स्वदेशीकरण में संकुचित अनुदारता या भौगोलिक, देखो यहीं पे बगल में जो शब्द लगे, पहले इसको समझो, तोड़ो, विच्छेद करो।
या भौगोलिक सीमाओं पर आधारित अनेक पृथक पद्धतियों में एकल विषय में खंडन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अच्छा, बात ये भी सही लग रही है मुझे। भाई जाहिर सी बात है, आप सोचो एक लॉजिकल बात लेकर कि आप अगर किसी पद्धति को एकल कर दोगे, खंडित कर दोगे, तो क्या आप वहाँ पर वो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में जाएगा? वो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएगा, वो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा, गलत के परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा। परंतु सवाल को समझिए, कह रहा है कि स्वदेशी संकुचित अनुदारता या भौगोलिक सीमाओं पर आधारित कोई चीज़ जहाँ अनेक पृथक पद्धति हो रही हैं, उसमें एकल विषय निकल के आ रहा है। और बात सही है, आपने ढेर सारी चीज़ें हैं, आप उसका खंडन कर रहे हो, तो वो अलग अलग चीज़ों में निकल के आ रही है, तो उस विखंडन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ये बात ठीक है, और बात सही है कि अगर आप विखंडन को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, तो वहाँ कहाँ आप समाज का काम कर रहे हैं? फिर तो आप अलगाव, ना आपके पास कोई टेक्निक है, ना कोई आपने थ्योरी लगाया, ना कोई आपने ज्ञान लगाया, ना प्रशिक्षण लगाया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, इसलिए खंडन में आपका गलत हो जाएगा ऐसे में। तो मेरा कहने का भाव ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और बात देखते हैं और व्याख्या की, और व्याख्या वाला है नहीं, इसलिए आप कहोगे 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, तो ये सवाल थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 91 आ गए। अब इस प्रश्न में आपको गद्यांश पढ़ना होगा। मैं आपको एक बार आज और बता देता हूँ, ये भी हाल ही का है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ध्यान से आपको बता दूं, कभी भी आप गद्यांश पढ़ने मत बैठना, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ना है, हमें सामाजिक विकास की विशेषता क्या है, सामाजिक विकास की विशेषता क्या है, हमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, आर्थिक विकास के पूर्व घटित होना, सामाजिक योजना के नियोजन का विशिष्ट होना, फिर व्यापक अवधारणा और आर्थिक विकास का समावेशी होना, और अनेक जो भिन्न क्षेत्र है उसको सहकलिक विकास हेतु नियोजन को लेकर सम्मिलित करना। ठीक है, यहाँ एक आप ट्रिक देख सकते हो, जब भी सोशल वर्क में अवसर, सहभागिता, ट्रिक बता रहा हूँ ये, ठीक है, ट्रिक, अवसर, सहभागिता, वास्तविक, अनुभव, अनुभव, नियोजन, सभी ऑप्शन, सभी ऑप्शन, और नियोजन, सभी ऑप्शन, और स्वयं करने पर बल, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द, ठीक है, और लक्ष्य सहित, लक्ष्य सहित कार्य, ठीक है। और ये तो अभी और आगे आता रहेगा, मैं बताता रहूँगा, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो इतने तो ये ट्रिक है, ये ऑप्शन में ढूंढिए, अगर मिल गया तो ठीक है। जैसे नियोजन एक शब्द देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल गया है, आप इसे हटा दीजिए डी वाले का, यानी थर्ड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा भी नियोजन आ रहा है, तो इसे भी आप रख सकते हैं, बी वाले को भी, ए बी में आप अभी देखिए, सी को मत हटाइए। फिर उसके बाद देखिए आर्थिक विकास में पूर्व घटित योजना, और फिर उसके बाद आर्थिक विकास में समावेशी योजना। जब दो ऐसे शब्द मिल गए और दोनों में आपको बी बी दिख रहा है, तब आपको थोड़ा सा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या है, अब आपको ढूंढना है, यहाँ पर पहले तो आप सी को ढूंढिए, कंफर्म करिए सी को कि सी है या नहीं है, कंफर्म करना है आपको सी को, ठीक है। डी तो कंफर्म हो गया है, सी को कंफर्म करना है हमें। सी में देखिए, यह व्यापक अवधारणा है जो आर्थिक विकास का समावेशी है। क्या इस गद्यांश की जो विशेषता है, इस गद्यांश की जो विशेषता है वो व्यापक अवधारणा का जो है आर्थिक विकास के लिए समावेशी है या नहीं है? यहाँ पे देखिए, अगर है तो आप इस पॉइंट को सही करें। तो इस, अब ये सी यहीं पे करेक्ट हो गया। ये अभी थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये अपने माइंड में बैठा लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे सी है, लेकिन आप देखिए आर्थिक विकास की पूर्व घटित होता है, आर्थिक विकास की पूर्व घटित होता है, आर्थिक विकास पे केंद्रित है, एकीकरण है, फिर उसके बाद मूल्य है, विशिष्टीकरण, धमकी है, फिर ऐसे आप देखते जाइए, वहाँ पे स्क्रीन पर भी ऐसे ही करते जाइए, पूर्व कहाँ मिल रहा है, एक कीवर्ड को पढ़िए, बस उसी को ढूंढते रहिए आप लोग, है ना। और देखिए मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, और सच है ये बात, ये मिला ही नहीं, इसलिए इसको काट दीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए को काट दीजिए। अब यहाँ
ऑप्शन ए जब कट गया तो ये भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा और आपका सी भी कट जाएगा, केवल ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको कम समय व्यतीत होगा, ऑप्शन केवल डी यहाँ पर सही चला जाएगा। तो इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। यहाँ जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ये भी इसी पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक विकास होगा ये, बारे में कौन सा सही है। फिर ऑप्शन पढ़ना है। आर्थिक समृद्धि की ओर अधिक दिए गए आवश्यकता है, नियोजन हेतु गैर आर्थिक मानदंड की आवश्यकता नहीं है, फिर आर्थिक समृद्धि, ठीक है, के लिए विनियमित करने के लिए जो है, देखिए विनियमित करने की आवश्यकता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीन पॉइंट में हमें आ रही है, ठीक है, यानी 1 2 3 में आवश्यकता आ रही है, आवश्यकता। अब हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा। इसी बात की अनुभूति में वृद्धि हो रही है कि सामाजिक विकास में अस्पष्ट अवधारणा, ये आपका कट गया। आज निगेटिव पॉइंट कभी नहीं होगा, गद्यांश में निगेटिव पॉइंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अटेंड, ठीक है, नोट बना लीजिए, नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब इसमें हमें पढ़ना होगा, ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ें आपका करेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनिए, गद्यांश में जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आर्थिक विकास के लेकर यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। पैटर्न में सामाजिक विकास का तात्पर्य आर्थिक न्याय विकास है, न्याय अनुसरण कर रहा है। नियोजन, देखिए यहाँ पर ढूंढना, समृद्धि अधिक दिए गए हैं, गैर आर्थिक मानदंड भी मिल जाए तो रुक जाना है, और आर्थिक समृद्धि विनियमित अगर मिल जाए तो भी रुक जाना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ज़रा सा कहाँ पे दिया गया, विकास परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य बताया है, ये सोपान चरण अनेक है, फिर उसके बाद नियोजन है, फिर उसके बाद चुनौती की बड़ी समस्या है, फिर उसके बाद आर्थिक विकास विनियमित मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िए, जहाँ पे यहाँ पे अंडरलाइन करिए, अब यहाँ पे लाइए। कह रहा है कि आर्थिक विकास की समृद्धि करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास इस प्रकार से विनियमित करने संबंधी आर्थिक भौतिक आधारभूत संरचना शैक्षिक स्वास्थ्य कल्याण लक्ष्यों पर विचार करती है। ये पॉइंट यहाँ तक गया है। सवाल पढ़िए, सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। सामाजिक आर्थिक और अधिक अंतर जो राष्ट्रीय विकास योजना है, ठीक है, सॉरी मैंने दूसरी लाइन पढ़ दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो आर्थिक विकास की ओर विनियमित होता है वो बेसिकली की जाने की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके, आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके। ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, और सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट माना जाएगा। आर्थिक विकास इस प्रकार विनियमित हो जिससे कि आर्थिक विषमता कम हो। और सवाल कहा कि सामाजिक आर्थिक विषमता के बारे में कौन सा सही है, ठीक है, और ये बात सही भी है। सोचो एक बार कि अगर हम विषमता को कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हम लागू कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में कॉन्सेप्ट को, और वो प्रक्रिया तब हो पाएगी जब आर्थिक समृद्धि के लिए विनियमित करने की आवश्यकता होगी तब। तो नियोजन के लिए गैर आर्थिक मानदंड आवश्यकता नहीं है, यानी निगेटिव पॉइंट गलत हो गया, और समृद्धि की ओर अधिक दिए जाने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ अगर आप अधिक भी कर दोगे, ज़्यादा भी कर दोगे, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव इस ऑप्शन का 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल इजी है, केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, समझ पर डिपेंड है आपके, बस आप सोच किस तरीके से रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वैसे अगर हम बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर भी वही मिलेगा आपको। फिर कह रहा है सामाजिक विकास के लिए चुनौती क्या हो सकती है। अब सामाजिक विकास की चुनौती क्या, लोगों के लिए अभिप्रेरित करना या लामबंद तैयार करना, ये होगा। संसाधन की गतिशील बनाना होगा, या विकास योजना करके लेकर अभिप्रेरित करना होगा, या नीति परिप्रेक्ष्य के बदलाव करने होंगे। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें ना, अभिप्रेरणा देकर उसको लामबंद तैयार करो, ये होता है सामाजिक विकास के लिए एक प्रकार की चुनौती। बाकी तो देखो, संसाधन गतिशील करके चुनौती होगी नहीं। चुनौती का मतलब नहीं अभी मैं कोई आपके अपोजिट खड़ा हो जाऊँ तो आपके लिए मैं चुनौती बन जाऊँगा, तो वही चीज़ है, ये लामबंदी तैयार करना एक प्रकार से चुनौती होती है। मैं किसको चुनूँ, किसको ना रखूँ, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ये एक प्रकार की चुनौती का ही पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि सामाजिक विकास संबंधी जो चुनौती है, मुद्दा संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है, किंतु यह लोगों के लिए अभिप्रेरित और गतिशील लामबंद होने की समस्या। देखिए यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो गया है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रश्न सारे करने हैं, बात समझ में आ रही है आपको, हाँ बताओ। हाँ ऐसे अब हाँ ऐसा करो, अब ना, अब यही काम आप लोग करो, मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। जिनको जिनको नहीं जिनको मतलब प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है केवल, अपने मन से करिएगा। और करके अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कल वाली क्लास में इस पर बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में डिलीट नहीं मारता हूँ, पीडीएफ मेरे लैपटॉप में रहेगा, मैं ओपन करके मैं आपको समझा दूँगा दोबारा से, ठीक है। परंतु करिएगा ज़रूर अपने मन से, ठीक है ना।
सही रहेगा। होमवर्क भी ले लिया था। क्या हुआ? क्या लिखना है? टॉपिक? ट्रिक? अच्छा, तो तुम मुद्दा बोल रही हो। कहाँ चला गया मुद्दा तुम्हारा? इसी में तो लिखा था शायद ना। एक मिनट, ये रहा, लिख लो।